student, welcome back to my channel Teach Nisha Ma'am. Today we learn what is a preposition. आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा प्रीपोजिशन के बारे में। और जैसे कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि पार्ट ऑफ स्पीच का जो एक पार्ट होता है वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। मैंने जितने भी पार्ट होते हैं वो पढ़ा चुकी हूँ। नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन को पढ़ा दिया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ों को पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले उसको जाकर रीड कर लें एंड वॉच कर लें हमारी क्लास को, ताकि आपको जो हमारी प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन को हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन तो ये आता ही है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो मैं बता दूँ आपको कि ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो शब्द ये होते हैं हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। इन, ऑन, एट, फॉर, जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में, ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि हम ये वर्ड कहाँ यूज़ करें, कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होगा। ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और ये जो आज की क्लास हमारी प्रीपोजिशन के बारे में है, तो प्रीपोजिशन क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, उसके क्या एग्जाम्पल हैं, और सेंटेंस बना के मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो बता ही चुकी हूँ, क्या पढ़ना है हमें, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय। अब आप लोगों को इसका मीन्स बता दें। हम आपको एक मतलब फ्री में एडवाइस दे रहे हैं कि जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा करें, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका जो मीन्स होता है, मतलब मेन टॉपिक होता है, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लिया करें कि इसका क्या अर्थ होता है। इसी से सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब इससे एक डेफिनेशन बन जाती है। मेन तो हमारा यही है, हम इस शब्द को समझ लें तो हमें सबको समझ में आ जाएगा कि है क्या। तो प्री और पोजीशन, ये दो शब्द से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है जगह। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन में आते हैं उसके पहले ये शब्द बताते हैं, क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में संबंध। जो नाउन प्रोनाउन होता है और वो दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं कि इसका संबंध इससे क्या है, ये हमारे प्रीपोजिशन बताते हैं। संबंध का मतलब ये होता है कि इसका रिलेशन क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारे कौन शब्द बताते हैं, प्रीपोजिशन। इसकी डेफिनेशन होती है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन सो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। बेशक जो किसी नाउन मतलब संज्ञा या प्रोनाउन मतलब सर्वनाम के पहले प्रयोग होकर, उसके पहले प्रयोग होकर उसका संबंध किसी अन्य नाउन और प्रोनाउन से करते हैं, उनको क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय यानी प्रीपोजिशन कहलाता है। अब मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, अपने शब्दों में, कि प्रीपोजिशन क्या कहलाता है कि वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के संबंध को अगले नाउन और प्रोनाउन के संबंध से जोड़ते हैं। यानी जो नाउन और प्रोनाउन ही तो होता है हमारे सेंटेंस में, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में नाउन ही होता है या प्रोनाउन होगा, और जो किसी और चीज़ के बारे में बताएंगे वो भी हमारे ऑब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं प्रोनाउन और नाउन होता है। तो ये जो दोनों के बीच में संबंध जोड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। अब जो इसके एग्जाम्पल से समझेंगे, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, ऑन, अंडर, इन, नियर, टू, अपॉन, वाई, विथ, फॉर, ईटीसी। ईटीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब इत्यादि। जो हम अब ये सारी चीज़ें तो लिख नहीं सकते थे, एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, इतने छोटे छोटे वर्ड बहुत सारे होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं और उनका संबंध बताते हैं किसी और नाउन प्रोनाउन से। लेकिन हम यहाँ पर सारे वर्ड तो लिख नहीं सकते थे, बोर्ड काफ़ी छोटा है हमारा, तो हमने इसको बहुत छोटे जो मोस्ट हैं उनको पहले लिख दिया है। तो ऑन का जो अर्थ होता है उसको कहते हैं पर। क्या कहते हैं, पर। ये छोटे छोटे वर्ड हैं, इसको नोट कर लेना। अंडर मतलब होता है नीचे, के नीचे। इन मतलब होता है मैं। नियर मतलब है पास में, कोई भी चीज़ पास में है उसको नियर बोलेंगे। टू को कहते हैं और ऑफ को भी को कहते हैं। इनका अब हम जो मतलब जो क्या है डिफरेंस है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी
कि टू और ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। अपॉन मतलब होता है ऊपर, वाई मतलब होता है द्वारा, विथ मतलब होता है साथ में, फॉर मतलब के लिए। तो जो ये सारे वर्ड होते हैं ये छोटे वर्ड है ना। अब कोई भी सेंटेंस आता है ये तो आती ही है, बिना सेंटेंस के ये मतलब जो सेंटेंस बनते हैं इनके बिना तो बना ही नहीं सकते। मतलब जो हमने पहले ही बताया, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस। हमें सेंटेंस में क्या क्या ज़रूरत कब कब आती है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच सिखाएंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अभी हमारी ज़रूरत पड़ गई प्रीपोजिशन में। अब हम एग्जाम्पल सेंटेंस बना के चेक करते हैं। तो जो लिखा है द बुक इन द टेबल, अब ये जो डैश डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जो ये हम आप लोग बताइए कि जो ये किताब है वह टेबल है। किताब क्या है? टेबल है। गलत नहीं लग रहा, लगा ही रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आना है? ऑन आना है। क्या आएगा? ऑन। क्यों आएगा? अब मैं फिर से समझाऊंगी। द बुक इज द टेबल, किताब क्या है? टेबल है। ये बिल्कुल गलत है, समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं बोल दूं कि किताब कहाँ पर रखी है? टेबल पर रखी है। अब किताब टेबल है, ये कुछ अलग लग रहा था, लेकिन अगर हमने इसमें ऑन लगा दिया तो ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट हो गया कि किताब कहाँ पर रखी है? टेबल पर रखी है। आपको ये चीज़ बता दें कि जो ये सतह होती है, ये चीज़ देख रहे हो आप, ये सतह है। कोई भी चीज़ अगर सतह पर रखी है, ये चीज़ ये मार्कर रखा हुआ है हमारा, कहाँ रखा हुआ है? सतह देख रहे हैं आप। अगर इस जगह पर रखी है तो वहाँ लगेगा ऑन। क्या लगेगा? ऑन। कहीं भी चीज़ रखी होगी, अगर ये टेबल, ये बोर्ड है, टेबल पर रखा होगा तो वहाँ पर क्या होगा? ऑन होगा। कोई चीज़ आपकी किसी चीज़ पर रखी होगी तो वहाँ पर ऑन लगेगा। अभी पहले सेंटेंस कैसा लग रहा था कि द बुक इज द टेबल, किताब टेबल है। लेकिन किताब जब हमने ऑन लगा दिया तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ पर रखी है? टेबल पर। किताब टेबल पर रखी है। जो अब सेकेंड सेंटेंस देखो, द कैट इज द टेबल, द कैट इज द टेबल, बिल्ली टेबल, बिल्ली टेबल है। समझना, क्योंकि यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़ दिया। और द मतलब, द कैट मतलब बिल्ली, और टेबल जानते हो टेबल किसको कहते हैं? उसमें चार खंबे टाइप के होते हैं, उसको टेबल सबको पता है टेबल किसको कहते हैं। तो टेबल को तो बताना नहीं पड़ेगा। तो कैट बिल्ली टेबल है, ये क्या है? सेंटेंस अनकम्प्लीट है ना। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन का। तो जो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे कि द कैट इज अंडर द टेबल, UNDER, द कैट इज अंडर द टेबल। तो अंडर का मतलब नीचे, जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। जहाँ चीज़ आपकी नीचे रखी होगी, अब टेबल तो देखो आपने मैंने बताया था, अगर ऊपर है चीज़ तो ऑन लग गया। अब जो चीज़ नीचे है, आपको पता ही अंडर मतलब नीचे होता है, तो द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली कहाँ पर है? टेबल के नीचे है। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, रोहन इज द रूम, रोहन कमरा है। लग रहा है ना आपको कि रोहन कमरा है। अगर हम इसमें प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे वो तो ऐसे ही लगेंगी। इसलिए अगर आपको कंप्लीट सेंटेंस करना है तो प्रीपोजिशन। अब रोहन इज इन द रूम, क्या लगेगा? इन लगेगा। रोहन कमरे में है। अब रोहन कमरा है नहीं, रोहन कमरे में है। आया समझ में? डाउट तो नहीं है? नहीं होगा डाउट। मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। जो सतह है आपकी, जो चीज़ इसके ऊपर रखी होगी वो क्या कहलाएगी? क्या लगेगा? ऑन लगेगा। और अगर इसके नीचे रखी होगी तो वो क्या मतलब क्या लगाएंगे उसमें? अंडर लगाएंगे। या कोई चीज़ उसमें है, मतलब कहीं है, तो ये हमारा जो रोहन इज इन द रूम, रोहन कमरे में है। अगर किसी चीज़ को हमें बताना है कि कोई कहाँ पर है, तो अगर लगाना है तो मैं, इनको मैंने बताया है, इनको हम क्या कहते हैं हिंदी में? मैं कहते हैं। तो रोहन कहाँ है? कमरे में है। पहले सेंटेंस क्या बन रहा था? रोहन कमरा है।
अब इन लग गया तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि रोहन कमरे में है। फोर्थ एग्जाम्पल में देख लीजिए, रीता इज हाइडिंग द डोर। रीता इज हाइडिंग द डोर। रीता है दरवाजे में छिपी, दरवाजे में छिपी है, तो इसमें हमारा क्या लगेगा, बिहाइंड लगेगा। क्या लगेगा, हमारा बिहाइंड यूज होगा। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। रीता दरवाजे के पीछे छुपी, पहले पूछा गया था, मतलब कंप्लीट क्या हुआ था कि रीता छुपी, दरवाजे छुपी हुई है। रीता दरवाजे में, मैं नहीं था, रीता दरवाजे में छुपी हुई है। अब जो छिपी हुई है, कहाँ छिपी हुई है, तो हम बिहाइंड, यानी रीता दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। तो ये जो शब्द होते हैं, हमारे अनकम्प्लीट शब्द को कंप्लीट करने के लिए हमारे प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड हर सेंटेंस में आपको नज़र आएंगे। हमें भी ये चीज़ बिल्कुल पता है कि इन्हीं चीज़ों में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। कहीं कहीं ऑफ भी लग जाता, टू भी लग जाता है, और नियर, वाई, ये बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो ये इनको इस तरीके से सेंटेंस के जरिए अपन लोग सीखेंगे कि कौन चीज़ कहाँ यूज़ होती है। और एक बात और याद रखना, आप लोग हमेशा हर एक चीज़ का फॉर्मूला होता है, ट्रैक होती है। हम कोई चीज़ का फॉर्मूला यूज़ करके पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। कोई भी चीज़ बिना पढ़े अगर आप लोग चाहो कि हमें किताब ना छूना पड़े और हमसे सब कुछ बन जाए, तो ऐसा क्या हो सकता है? अगर आपको बुद्धि चाहिए होती है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब आप कहो कि प्रीपोजिशन मैम ऐसे ही सिखा दें, तो आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा बहुत समझना तो पड़ेगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप एक दो बार और इसको ट्राई करो कि ऐसे फिर नहीं बने तो हमें बताओ, जहाँ डाउट हो तो हमें ये चीज़ बताएं। तो हमें आज की क्लास में यकीन से कह सकती हूँ कि कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है आपको तो कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। आप देखिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपको और अच्छे अच्छे ट्रिक से बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, डाउट ना हो, और हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और हम आपको यही चाहते हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक से आसानी भाषा में समझ में आए, और अपनी भाषा में। हमें डेफिनेशन के ज़रिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें अपनी भाषा में समझना है, ग्रामर को टफ नहीं समझना है। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट, like, subscribe and share. Thank you again.